हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन कॉल। दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें और वीडियो लगातार देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। आज टेट, सीटेट, यूपी टेट, इनके लिए बहुत बढ़िया, बहुत इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उनमें से एक लेके आए हैं, थॉर्नडाइक। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आप इसको पूरा वीडियो को देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, स्टार्ट करते हैं थॉर्नडाइक। दोस्तों, बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक की। थॉर्नडाइक कौन है? थॉर्नडाइक अमेरिका के व्यक्ति हैं, यूएसए के नागरिक हैं, जिन्हें प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहीं से निकल के आ जाता है कि प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, लेकिन माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि 1913 में इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान, और यहीं से शिक्षा मनोविज्ञान को एक व्यवस्थित रूप मिला। तो चूंकि व्यवस्थित रूप मिला है यहीं से, इसीलिए इनको कह सकते हैं प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक, या ये कह सकते हैं वह मनोवैज्ञानिक कौन था जिसने मनोविज्ञान को में शिक्षा को व्यवस्थित रूप से स्थापित किया। तो वो कौन है? थॉर्नडाइक। यूएसए के निवासी हैं। 1913 में इनकी बुक शिक्षा मनोविज्ञान, ये इनकी बुक है, ये इनकी बुक है। अब कई बार केवल यही क्वेश्चन आ जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक बुक किसने लिखी है, तो ये थॉर्नडाइक है। चलिए शुरू करते हैं। थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो एक चीज समझिएगा, थॉर्नडाइक में पूछा क्या जाता है। एक तो यही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? थॉर्नडाइक। यह पूछा जाएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान नामक बुक किसने लिखी? थॉर्नडाइक। दो बातें तो क्लियर हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम में क्या क्या आता है। एग्जाम में तीन चीजें आती हैं। अधिगम से संबंधित कोई चीज पूछेंगे थॉर्नडाइक की, या बुद्धि से संबंधित कोई चीज पूछेंगे थॉर्नडाइक की, और या फिर व्यक्तित्व की पूछेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यक्तित्व से। समझिएगा, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था चिंतन के आधार पर। अब ये क्वेश्चन आपका सीधे सीटेट में आता है। सीटेट में सीधा क्वेश्चन आता है कि किसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन के आधार पर किया? तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था चिंतन के आधार पर। चिंतन के आधार पर कई चीजें हैं, जैसे आपने सुना होगा कि किसने अंतर्मुखी बहिर्मुखी के आधार पर किसने किया है, तो वो अलग व्यक्ति हैं। किसने भारतीय दर्शन के हिसाब से किया है, तो वो कपिल मुनि अलग हो गए, है ना। और किसने किया है चिंतन के आधार पर, तो चिंतन के आधार पर वर्गीकरण किया थॉर्नडाइक ने। तीन तरह के व्यक्तित्व इन्होंने बताए थे। एक बताया था स्थूल, एक बताया सूक्ष्म, एक बताया प्रत्यक्ष। यानी सूक्ष्म चिंतन करने वाला, स्थूल चिंतन करने वाला और प्रत्यक्ष चिंतन करने वाला, यानी व्यक्तित्व का वर्गीकरण। देखिए, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसी ने समाजशास्त्रीय आधार पर किया है कि राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, कला प्रेमी, इस तरह से। किसी ने शरीर के आधार पर किया, गोलकाय, कृशकाय और एथलीट के आधार पर। किसी ने बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और दूसरा होता उभयमुखी, इनके आधार पर जुगने कर दिया। सबने अलग अलग किया। तो व्यक्तित्व के आधार पर वर्गीकरण किया है वो है थॉर्नडाइक। तीन तरह का, स्थूल चिंतन वाले व्यक्ति, प्रत्यक्ष चिंतन और सूक्ष्म। अब बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत। समझिएगा, थॉर्नडाइक जो थे इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किए। किसने दिया? बिल्ली पर प्रयोग किए। एक भूखी बिल्ली को इन्होंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, उसके बाद खाना रख दिया। खाने के नाम पर मछली का टुकड़ा था, मछली थी। जब बिल्ली को उसकी महक लगी तो बिल्ली उस महक की वजह से, मछली को खाने की वजह से उसने काफी देर प्रयास किया, उस बॉक्स में उछल कूद मचाई, और गलती से किसी तरह लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है और पिंजड़ा खुल जाता है। वो मछली, जो बिल्ली थी, वो खाना खा लेती है। तो कभी ऐसे आ जाए कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किए, तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किए। चूंकि उस बॉक्स में प्रयोग किए, इसीलिए उस बॉक्स को कहीं कहीं पजल बॉक्स भी कहा जाता है। तो अगर ऐसे आ जाए पजल बॉक्स थ्योरी किसने दी, तो भी आप कहेंगे थॉर्नडाइक ने दी पजल बॉक्स थ्योरी। तो देखिए इनके सिद्धांत, ये बहुत बार आता है, लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत तो एक ही है, लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं। कौन कौन से? एक है प्रयास एवं त्रुटि,
इधर एंड ट्रायल, कहीं कहीं प्रयास की जगह प्रयत्न लिखा होता है, इधर एंड ट्रायल। वो थ्योरी इनकी है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का थ्योरी, वो भी इन्होंने दी थी। संयोजन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। ये सब एक ही नाम है। और उद्दीपक अनुक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उद्दीपक अनुक्रिया। उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलेट और अनुक्रिया का मतलब होता है रिस्पॉन्स। कैसे? भूखी बिल्ली अंदर है, बाहर रखा है मांस का टुकड़ा। अब मांस का टुकड़ा क्या है? उद्दीपक है। वो उस मछली की भूख को भड़का रहा है। तो उस मछली ने क्या किया? उस भूख की वजह से उस मांस के टुकड़े को देखकर खाने का प्रयास किया। अब उस खाने के प्रयास में उसने उछल कूद किया, बहुत मेहनत करी, किसी तरह लीवर दब गया, बाहर आ गई। तो उसने ये सब प्रयास क्यों किया? मछली के टुकड़े को देखकर। यानी उद्दीपक पहले था, अनुक्रिया बाद में हुई। SR थ्योरी। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या इसी को बोलते हैं SR थ्योरी। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे बड़ा पसंद लेते हैं। कई बार क्या होता है, उल्टा आ जाता है, कहता है SR थ्योरी बताओ और RS थ्योरी बताओ। ये अब मैचिंग में आ गया, SR थ्योरी और RS थ्योरी, लोग कंफ्यूज हो गए। SR थ्योरी का मतलब हो गया स्टिमुलेट रिस्पॉन्स। स्टिमुलेट मतलब उद्दीपक, रिस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया। यानी थॉर्नडाइक के अनुसार स्टिमुलेट पहले होगा, उद्दीपक पहले होगा, यानी मांस का टुकड़ा पहले दिखा, बाद में मछली ने, उसने बिल्ली ने मेहनत करी। तो ये सिद्धांत हो गया किसका? थॉर्नडाइक का। इसी का उल्टा कर लो, इसी का उल्टा यानी इसी का उल्टा कर ले RS थ्योरी। इसी का उल्टा कर लो, R पहले S बाद में, तो वो थ्योरी हो जाएगी स्किनर की। याद रखिएगा, कॉपी पेन में नोट कर लीजिएगा। SR थ्योरी किसकी है? थॉर्नडाइक की। इसी का उल्टा कर दो, RS थ्योरी अगर आ जाए RS तो वो स्किनर की है। दोनों में अंतर है, स्किनर की है। और SOR आ जाए, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिए SR थ्योरी किसकी? थॉर्नडाइक की। इसका उल्टा कर दो, RS थ्योरी किसकी? स्किनर की। और अगर आ जाए SOR थ्योरी तो SOR थ्योरी जो है वो है तो वुडवर्थ की। किसकी? वुडवर्थ की। लेकिन उसका प्रतिपादन किया था वाटसन ने। तो दोनों नाम याद रखिएगा, SR थ्योरी थॉर्नडाइक, RS थ्योरी अगर आ जाए स्किनर, SOR थ्योरी तो वाटसन ने दिया, लेकिन प्रतिपादन वुडवर्थ। दोनों चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसी सिद्धांत को चयन का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसी को अधिगम का बंध सिद्धांत भी बोलते हैं, और इसी को समायोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ये सारे सिद्धांत के नाम एक ही हैं, सबका मूल एक ही है, पुनर्बलन। पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट। यानी इनका कहना था भूखी बिल्ली को जब मांस का टुकड़ा दिखा तब उसने प्रयास किया। आप ऐसे समझ लीजिए, हम लोग भी यही करते हैं। हमें जब चीज की आवश्यकता होती तभी तो हम मेहनत करते हैं। अब जो CTET वाले हैं, UP TET वाले हैं, वो पहले BEd करते हैं, फिर TET करते हैं, उसके बाद फिर वो सुपर TET देते हैं, फिर वो वेट करते हैं। इतना सब क्यों करते हैं? इतना सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की एक उम्मीद होती, एक स्टेब्लिश्ड होने का कोशिश करनी है। लेकिन ये करना कब है? जब आपके पास किसी चीज की कमी है। आपको अपने पैर, कोई अपने पैर में पहले से खड़ा होगा तो वो क्यों तैयारी करेगा? ठीक उसी प्रकार से जब हमको किसी चीज को दिखता है, जब हम किसी चीज को देखते हैं, उद्दीपक को, तब हम अनुक्रिया करते हैं। ये कहना था SR थ्योरी के माध्यम से थॉर्नडाइक का। अब आते हैं थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम दिए। सीखने के नियम देखिए, हम पहले बता रहे हैं, जितना मैंने लिख दिया बोर्ड पर इस समय, जितने UP TET वाले हो, बिहार TET, MP TET, राजस्थान TET, उत्तराखंड TET, वो सब याद रखें, इसी से आना है। CTET में थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। CTET में कथन ज्यादा आते हैं और CTET में ये ज्यादा आता है। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो सीखने के नियम, इन्होंने अधिगम के नियम दिए थे दो तरह के, मुख्य और गौड़ नियम। मुख्य और गौड़ नियम यानी मेन नियम और उनके हेल्पिंग लॉज। तो ये इनके मेन लॉ है। मुख्य नियम है 3 है और गौड़ नियम 5 है। जगह की कमी थी, मैंने लिखा नहीं है, और लिखा इसलिए भी नहीं कि सब किताबों में लिखा है, हमें केवल एक्सप्लेन करना है। तो सीखने के नियम क्या है? 3 तरह के। कौन कौन से? पहला है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। मतलब क्या है? मतलब ये इनका कहने का मतलब था कि बच्चा जिस चीज को सीखने के लिए तत्पर रहता है,
जब उसको वही चीज सिखाई जाएगी तो वो जल्दी याद कर लेगा। कि जैसे मान लीजिए बच्चे का मन है पेंटिंग करने का, पेंटिंग कलर करना, बच्चों को भी पसंद होता है पेंटिंग करना या खेल खेलना, और उससे कह दो बेटा एक काम करते हैं, चलो हमें कोई चीज पेंट करके दिखाओ या कलर करके दिखाओ, तो वो जल्दी कर देगा क्योंकि उसका मन वही है, क्योंकि वो उस चीज को सीखने के लिए तत्पर है, रेडी है। तो मनोविज्ञान ये कहता है, आप समावेशी शिक्षा पढ़ते हैं उसमें ये बात कही जाती है कि बच्चों के मन के अनुसार भी किया जा सकता है। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, यानी बच्चा या बालक जो चीज सीखने के लिए तत्पर है उसको वही सिखाया जाए तो वो जल्दी सीखेगा। दूसरा नियम है प्रभाव का नियम। इसे प्रभाव का नियम, इसे अप्रभाव का नियम, संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। सारे नाम देखिए उसी के हैं, प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, असंतोष का नियम। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब बच्चा कोई चीज सीखता है उसका जैसा प्रभाव पड़ता है वो वैसा सीखेगा। इट मीन्स अगर किसी बच्चे ने कोई चीज किया, कोई काम किया और उसका प्रभाव संतोषजनक था, पॉजिटिव था, तो वो जल्दी सीख लेगा, और उसका प्रभाव निगेटिव रहा, उससे उसको असंतोष मिला, तो वो उस चीज को नहीं सीखेगा। जैसे एक बच्चे ने चुपचाप घर में उठा और चोरी करके मिठाई खा ली, चोरी करके मिठाई खा ली। उसने देखा मम्मी सो रही, चुप्पे गया, चोरी करके उसने मिठाई खा ली। अब उसने दोपहर में मम्मी के सोने के बाद चोरी करके मिठाई खाई है और वो पकड़ा नहीं गया। अब उसे संतोष हो जाएगा और उस पर यह प्रभाव पड़ जाएगा कि मम्मी के सोते समय आप चोरी कर सकते हो, तो वो चीज जल्दी सीख लेगा। और उसी जगह उल्टा हो जाए, वो चोरी करके बाहर निकले और बाहर मम्मी खड़ी हो, मम्मी ने 2 थप्पड़ मार दिए, अब उसका अप्रभाव पड़ेगा, असंतोष मिलेगा, वो समझ जाएगा इससे हमें डांट पड़ेगी, अगली बार वो ये काम नहीं करेगा। ये सिस्टम है भाई, सिंपल सी बात है। एक बच्चे को आप मना करो बेटा कुकर मत छुओ, नहीं मानेगा, हो सकता ना माने, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक उसका हाथ छू गया गरम कुकर में, और जैसे छुआ तो जल गया। अब वो रोने लगा। अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, अगली बार वो नहीं छुएगा, क्योंकि उसको जो प्रभाव पड़ा वो निगेटिव पड़ा, तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रभाव का नियम या संतोष या असंतोष का नियम। यानी जिस चीज को करने में बच्चे को संतोष का अनुभव होगा या पॉजिटिव फीलिंग आएगी वो जल्दी सीखेगा, और जिसमें निगेटिव, जिसमें डांट पड़ी, जिसमें बच्चे का नुकसान हुआ, वो सीख जाएगा ये काम नहीं करना। तो प्रभाव का नियम या संतोष असंतोष का नियम। तीसरा अभ्यास का नियम। देखिए अभ्यास का नियम है, इसमें एक चीज और समझिएगा, अधिकतर मनोवैज्ञानिक इनके सीखने के, थांडाई के जो सीखने के नियम है उसमें अभ्यास के नियम की आलोचना करते हैं। अब ये क्वेश्चन सीटेट में आया है कि थांडाई के सीखने के किस नियम की अधिकतर मनोवैज्ञानिक आलोचना करते हैं, वो कौन सा है? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या था? थांडाई का कहना था बच्चा जब किसी चीज को लगातार करता है तो धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाती है, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, और जब प्रैक्टिस हो जाती है तो वो चीज अपने आप सीख जाता है। अब आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में जो महिलाएं काम करती हैं, बच्चे काम करते हैं, पुरुष काम करते हैं, वो किसी, मान लीजिए कोई चीज की पैकिंग कर रहे हैं, मसाले की पैकिंग कर रहे हैं, सब्जी मसाला है, तो आप देखिए उनकी स्पीड तेज होती है। अगर वही हम पैक करने जाएंगे हमें समय लगेगा, उनकी स्पीड तेज है। क्यों तेज हुई है? लगातार वही काम कर रहे हैं, भले उनका मन देखिए हो ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से क्या होगा, वो सीख जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास का नियम। चूंकि इसमें सीखने पर जोर नहीं होता, प्रैक्टिस पर जोर ज्यादा होता है, इसीलिए मनोवैज्ञानिक इसकी थोड़ी सी आलोचना करते हैं। ठीक है भाई, तो सीखने के 2 तरह के नियम है, प्रमुख नियम, गौड़ नियम। प्रमुख नियम में तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडनेस, बच्चा जिस काम को सीखने के लिए तत्पर है वो जल्दी सीखेगा। प्रभाव अप्रभाव संतोष का नियम, यानी जिसमें बच्चे को पॉजिटिव फीलिंग आएगी वो जल्दी सीखेगा, निगेटिव फीलिंग आएगी नहीं सीखेगा। और तीसरा था अभ्यास का नियम, यानी जब बच्चा किसी चीज का अभ्यास करता है लगातार तो वो अपने आप सीख जाता है, भले उसकी इच्छा हो या ना। और 5 गौड़ नियम ये हम बता नहीं रहे, आप मेरे पीडीएफ में देख लीजिएगा, व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा, पढ़े हुए हैं, हर बुक में लिखे भी होते हैं, कोई खास नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। इसमें एक चीज और भी है, सीखने के नियम कैसे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कभी कभी कि कह देगा निम्नलिखित में से कौन थांडाई का प्रमुख नियम नहीं है, और ये तीनों नियम दिए होते हैं और चौथा नियम कोई और डाल दिया जाता है, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम, बहुक्रिया का नियम, संयोजन का नियम। तो आप याद रखिएगा यही 3 नियम है, जो चौथा आ जाए बस वही नियम नहीं है, आप उसी में निशान लगा दीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
थार्नडाइक ने हमने जैसे कहा कि 3-4 चीजों में मेन रहा। एक इनके अधिगम के सिद्धांत, एक सीखने के नियम। अधिगम कोई तो सीखना बोलते तो इसीलिए उसको लिख दिया। भाई अधिगम का मतलब क्या है? लर्निंग, तो उसी में आता है। दूसरा इनकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बुद्धि। इन्होंने बुद्धि के विषय में कई चीजें बताया, तो समझिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने, कई लोगों ने बुद्धि को समायोजन की योग्यता माना, कई लोगों ने अधिगम की योग्यता माना, कई लोगों ने समायोजन का मतलब बुद्धि को और अन्य अलग अलग तरीके की योग्यता माना है। किसी ने समायोजन की माना, किसी ने कुछ और माना। तो बुद्धि को अधिगम की योग्यता किसने कहा था? थार्नडाइक ने। ये भी क्वेश्चन यूपी टेट में आ चुका है कि बुद्धि को अधिगम की योग्यता किसने माना है? थार्नडाइक। एक चीज और भी आप लोगों से कहना चाहेंगे, ये पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद 2011 से लेकर अभी तक के यूपी टेट में जितने थार्नडाइक के क्वेश्चन है आप निकालिए और आप देखिएगा। अगर 40 क्वेश्चन आए तो कम से कम 39, अगर 40 आए तो कम से कम 39 क्वेश्चन इससे आपको मिलेंगे। या आप चेक कर लीजिएगा। इसमें कोई, वो कहते हैं कि पढ़े लिखे को फारसी क्या हो, इस तरह की चीज, वही सिस्टम है। आप इसको चेक कर दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसमें हो, बोर्ड पे हमने कराया हो उसमें ना हो। इन्होंने बुद्धि को क्या बोला? अधिगम की योग्यता बोला। इन्होंने बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था उसको बहुकारक सिद्धांत या बहुखंड का सिद्धांत या रेत का सिद्धांत या बालू के ढेर का सिद्धांत या परमाणु का सिद्धांत कहा। तो ये बालू का सिद्धांत, रेत का सिद्धांत, कई बार आता है कि रेत का सिद्धांत किसने दिया, बालू का सिद्धांत किसने दिया, रेत की ढेरी का सिद्धांत किसने दिया। तो आप याद रखिएगा, बहुकारक सिद्धांत या रेत की ढेरी या बालू की ढेरी या परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है? थार्नडाइक ने। इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। तीनों में अंतर हल्का हल्का आप समझ लीजिएगा। मूर्त का मतलब होता है जो चीज हमें दिख रही है। जैसे ये पंखा में दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मान लीजिए पंखा दिख रहा है और इस पंखे को ठीक करना है। तो पंखा चूंकि हमें दिख रहा है तो पंखे में तार की गड़बड़ी है कि कंडेंसर की गड़बड़ी है या मोटर की गड़बड़ी है, तो उसको हम औजारों से खोल के ठीक कर सकते हैं। तो जो हमने ठीक करने में बुद्धि लगाई ये होगी मूर्त बुद्धि। यानी जितने भी इंजीनियर हैं या मैकेनिक हैं या जो प्लम्बर हैं, जो भी लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, यांत्रिक जो यंत्र की सहायता से हो रहा है, वो सारी कौन सी बुद्धि होगी? मूर्त बुद्धि। इसीलिए इसको यांत्रिक बुद्धि भी कहेंगे, इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस, जो हमें देख के कहते हैं। लेकिन कभी कभी बिना देखे सोचना पड़ता है, उस बुद्धि को कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। अब ये बुद्धि कैसी होगी? जिसमें कोई चीज मेरे सामने नहीं है। कैसे? हमसे एक सिचुएशन दी है कि भाई एक सिचुएशन है, गाना बनाइए आप। तो हम जो गाना बनाएंगे, कोई कविता बनाएंगे, शेर बनाएंगे, कहानी बनाएंगे, ये सब जो बनाएंगे वो बनाएंगे अमूर्त बुद्धि की सहायता से। आपने फिल्म देखी बाहुबली, उसमें उन्होंने एक शहर का नाम रखा माहिष्मती, एक बाहुबली बनाया, एक कटप्पा बनाया, एक काल के विलेन बनाया। तो जिसने ये सोचा होगा कि ये कटप्पा होगा, उसका लुक ऐसा होगा, दाढ़ी होगी, मूछें नहीं होंगी, गंजा होगा, या माहिष्मती एक ऐसा साम्राज्य होगा, ऐसी कहानी होगी, ऐसा फोकस होगा, ऐसा सेट होगा। तो जिसने ये सोचा है उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? अमूर्त बुद्धि। यानी जो कविता लिखते हैं, कवि, शायर, कहानी लिखते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनके अंदर बुद्धि कौन सी होगी? अमूर्त बुद्धि। तीसरा क्या है? तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि का मतलब ऐसी बुद्धि जिसके माध्यम से हम समाज के लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो नेता होते हैं, जो समाज सेवक होते हैं, जो टीचर होते हैं, या जो और लोग समाज में हैं जो सामाजिक होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? सामाजिक बुद्धि। कोई नेता होगा उसके अंदर सामाजिक बुद्धि होगी, तभी तो समाज के लोगों के साथ वो अंतःक्रिया करेगा, समाज के लोगों के साथ घुल मिल जाएगा, उनका सुख दुख बांटेगा। तो जो समाज सेवी होंगे, जो नेता होंगे, विधायक होंगे, मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, उनके अंदर ये बुद्धि होती है, वो कौन सी होती है? सामाजिक। क्लियर? चलिए, और व्यक्तित्व का वर्गीकरण आपको बता चुके हैं। तो देखिए इस वीडियो में बहुत कुछ नहीं, आप ऐसे याद रखिएगा। थार्नडाइक में आता क्या क्या है? थार्नडाइक प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक 1913 में शिक्षा मनोविज्ञान नामक बुक लिखी। 3 चीजों में इन्होंने मेन काम किया, अधिगम, बुद्धि और व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में क्या किया? व्यक्तित्व में चिंतन के आधार पर वर्गीकरण, स्थूल, सूक्ष्म और प्रत्यक्ष
दूसरा आ जाओ बुद्धि। बुद्धि में इन्होंने क्या किया, बुद्धि में इन्होंने बुद्धि को अधिगम की योग्यता, अधिगम मीन्स लर्निंग, तो अधिगम की योग्यता बताया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया, उसी को रेत का सिद्धांत, बालू के ढेर का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत या अणु का सिद्धांत कहते हैं। और बुद्धि इन्होंने बताई 3 तरह की, सामाजिक बुद्धि, मूर्त और अमूर्त। फिर अधिगम के सिद्धांत क्या क्या दिए इन्होंने, अधिगम के सिद्धांत में प्रयत्न एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि, आवृत्ति का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, ठीक, अधिगम का बंध सिद्धांत, SR थ्योरी, मैं बार बार कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, उद्दीपक अनुक्रिया थ्योरी, ये सारी थ्योरीज इन्होंने दी। और इन्होंने सीखने के 2 तरह के नियम बताए, एक प्रमुख नियम और एक गौण नियम। प्रमुख में 3 है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, संतोष या असंतोष का नियम, एक ही था, और अभ्यास का नियम। ये 3 नियम है और 5 गौण नियम है, वो आप बुक से पढ़ लीजिएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही था, इस वीडियो को देखिएगा, जल्दी से आप अपनी कॉपी निकालिए और पेपर में देखिए थर्ड आई के कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं, क्या कोई क्वेश्चन छूटा, और अगर छूटा हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये क्वेश्चन आपका छूट गया। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।